नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। संविधान संशोधन की आगे की कड़ी में बात करने वाले हैं। आज हम क्रमशः 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन की सीरीज़ का यह हमारा लेक्चर 7 है। इसके पहले हमने क्रमशः 1 से लेकर 18 तक प्रीवियस लेक्चर 6 जो वीडियो है हमारे, उसमें हमने डिस्कस किया है संविधान संशोधनों को। संविधान संशोधन या कहें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमें पॉलिटी के दाव पेचों को समझने में मदद करते हैं, हमारी समझ को बढ़ाते हैं, न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके अलावा लॉ एस्पिरेंट्स अगर आप हैं तो भी आपको संविधान संशोधन पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम संविधान संशोधन के लिए हमारी इस कड़ी में हम अब तक हुए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 18 तक बात कर चुके हैं, आज हम 19वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। क्या खास है इस संविधान संशोधन में? तो 19वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या था कि निर्वाचन अधिकरण की व्यवस्था को समाप्त किया गया। पहले निर्वाचन संबंधी या जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा निर्वाचन अधिकरण करते थे, तो यहाँ पर इसके द्वारा अनुच्छेद 324 में संशोधन करके निर्वाचन अधिकरणों की व्यवस्था समाप्त की गई और उच्च न्यायालय को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई की शक्ति प्रदान कर दी गई। दैट मीन चुनाव आयोग की संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों के निपटानों की शक्ति को ले लिया गया और इसे उच्च न्यायालय दैट मीन हाई कोर्ट को दे दिया गया। यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि संविधान संशोधन में जो संशोधन किए गए एज इट इज़ बात तक लागू रहे, हालांकि आने वाले संशोधन में कुछ चीज़ें पलट जाती है, तो हमें याद रखना है। चलिए 20वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1966 में हुआ था, तो यहाँ पर एक नया अनुच्छेद 233A जोड़ा गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णय को विधिमान्य बनाना था। एक्चुअल में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी वहाँ के कुछ एक्ट के तहत, तो उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। तो उसको वैध बनाने के लिए, उन नियुक्तियों को वैध बनाने के लिए 20वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1966 SC 1987 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस नियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां उच्च न्यायालय के परामर्श से नहीं, जैसा कि संविधान में उपबंधित है, वरन राज्यपाल द्वारा गठित एक चयन समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया था। प्रस्तुत संशोधन उक्त निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण के लिए पारित किया गया था। चलिए 21वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 1967 में आया था, तो इसके तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, राजभाषा का दर्जा दिया, क्योंकि मूल रूप से 8 भाषाएं थी लेकिन धीरे धीरे इसमें भाषाएं जो है बढ़ती चली गई, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 8 भाषा नहीं, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं 22वें संविधान संशोधन की जो कि 1969 में आया था। तो इसके तहत जो है 2 आर्टिकल्स, 2 अनुच्छेद 244A और 371B को जोड़ा गया था। मुख्यतः असम में से एक अलग जो स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया था। तो आर्टिकल 244A द्वारा संसद को मेघालय के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानसभा मंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति दे दी गई और आर्टिकल 371B द्वारा संसद को असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, तो ये था 22वां संविधान संशोधन। 23वां संविधान संशोधन की हम बात करें, 1969 में आया था और इस संशोधन के द्वारा फिर से जो SC दैट मीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, उसके संवैधानिक संरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। हमने पहले भी पढ़ा था किस प्रकार से 10 वर्ष के लिए था, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और साथ में आर्टिकल 334 में 20 वर्ष शब्दावली के स्थान पर 30 वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब 1980 तक के लिए बढ़ाया। हालांकि समय समय पर यह बढ़ता ही रहा। 24वां संविधान संशोधन की हम बात करें, 1971 का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है ये।
जिस प्रकार से 7वें नंबर का इम्पॉर्टेंट है उसी प्रकार ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो था ये गोलकनाथ के मामले के निर्णय के जो उलझन थी उसके द्वारा उसको सुलझाने के लिए किया गया था। और साथ में ही जो संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं तो उसको राष्ट्रपति की मंजूरी को बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति उसे रोक सकता था, स्वीकृति दे सकता था, लंबित कर सकता था, लेकिन संविधान संशोधन का अगर विधेयक है तो ये बाध्यकारी बना दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी दी जानी चाहिए। और गोलकनाथ के मामले के लिए संविधान संशोधन जाना जाता है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो इस संशोधन को गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। गोलकनाथ के मामले एक्चुअल में था क्या, तो इस मामले में निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 368 जो कि किससे संबंधित है, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, में संविधान के संशोधन की केवल प्रक्रिया विहित है, संशोधन की शक्ति नहीं। अर्थात यही बोल दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन की शक्तियां नहीं, ओनली प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान की शक्ति जो है अनुच्छेद 245 में, ऐसा कहा गया था गोलकनाथ में। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल है। यदि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। बाद में इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है। किसके तहत? 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। दैट मीन गोलकनाथ के मामले को पलट दिया गया और इसी उद्देश्य के लिए संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर यही पढ़ना है कि संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया और शक्ति दोनों जो है आर्टिकल 368 में निहित है और आर्टिकल 13 में जो कि ये प्रावधान करता है कि जो भी विधि मूल अधिकारों का हनन करेगी या उनको कम करेगी वो शून्य होगी। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि आर्टिकल 13 में एक नया खंड जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। ठीक है, तो जो वहां पर विधि का डेफिनेशन दे रखा उसमें संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि गोलकनाथ मामले ने इसने जो संविधान संशोधन है उसको भी विधि के तहत शामिल किया था। लेकिन 24 अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि 13 के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर जो विधि है उसमें संविधान संशोधन नहीं है। देन इसके अलावा मुख्य रूप से 24वां संविधान संशोधन जाना जाता है राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना बाध्यकारी बना दिया गया। तो यहाँ पर आज हमने बात करी 24 अमेंडमेंट एक्ट की। बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण वाद आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से 24वें संविधान संशोधन के बारे में टिप्पणी करता है और कहता है कि जो 24 अमेंडमेंट एक्ट था वो विधि मान्य था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर से इस चीज़ की चर्चा की जाती है तो इसको वहाँ पर भी विधि मान्य घोषित किया जाता है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और हम आगे के संविधान संशोधन की अब बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।